हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लिबरल नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ा था। उसके पहले हम लोग नेपोलियनिक कोड और राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड सेंस ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में कैसे क्रिएट हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े हैं। लिबरल के बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ पे कंजर्वेटिज्म, जो कंजर्वेटिव पीपल थे यूरोप में, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वो लोग इन व्यूज़ ऑफ कंजर्वेटिव पीपल नेशन का जो आइडिया है वो किस तरह का था, किस चीज़ में वो लोग बिलीव करते थे। और फिर एक फर्दर इसके बाद जो है रिवोल्यूशनरीज के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग कि रिवोल्यूशनरीज क्या बिलीव करते थे, किस तरह से नेशन के बारे में सोचते थे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें यह जो टॉपिक है चैप्टर का 2.3 और इसमें अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 क्यों? 1815 के बाद 1815 में जो वार हुआ था नेपोलियन का और अदर यूरोपियन फोर्सेस के साथ, इस वार में नेपोलियन हार गया था। और नेपोलियन के बाद जो है यूरोप में काफ़ी चेंजेज आए। ठीक है, दैट्स वाई जो है इसकी एक रेफरेंस लिया गया है। इसमें जो कंजर्वेटिव पीपल हैं, कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन, ये लोग बिलीव करते थे ट्रेडिशनल चीज़ों में। ठीक है ना, इनका मतलब मानना था कि जो बिलीव्ड दैट ट्रेडिशनल एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल institutions of a state and society। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल मोनार्की, द चर्च, सोशल हियरार्की मतलब सोसाइटी में जो एक लेवल बना हुआ था ईच एंड एवरी सेक्शन का सोसाइटी में, वो जो हियरार्की है वो बना रहना चाहिए। हियरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व। इनका मानना था कि ये सभी जो चीज़ें हैं वो क्या होना चाहिए? प्रिजर्व होना चाहिए, शुड बी प्रिजर्व। ठीक है, ये ऐसा कंजर्वेटिव मानते थे कि ये सभी चीज़ें हमारी सोसाइटी में बनी रहनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी कंजर्वेटिव थे जो प्री रिवोल्यूशनरी डेज में रिटर्न होना नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं था कि सभी कंजर्वेटिव ही ऐसा चाहते थे। ठीक है, जो मोस्ट कंजर्वेटिव थे वो चाहते थे, ठीक है ना, मोस्ट कंजर्वेटिव did not want to return to the society of pre-revolutionary। ठीक है, pre-revolutionary डेज। तो इसका मतलब क्या है? वो क्या चाहते थे तब? चेंज तो चाहते थे, कंजर्वेटिव चेंज चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज हो। ठीक है, लेकिन ये लोग जो है बहुत ज़्यादा जो चेंजेज है वो नहीं चाहते थे। कुछ चीज़ें चाहते थे कि वो बनी रहे जैसे तैसे।
ठीक है, इनका भी विश्वास था कि नेपोलियन ने जो चेंजेज किया है, ठीक है ना, जो चेंज है, ठीक है, चेंजेज इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, उसको ये लोग मानते थे कि ये जो है जरूरी है। नेपोलियन ने जो चेंजेस लाया था, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है ना, किसने क्या किया था, मॉडर्नाइज किया था, ठीक है, दैट मॉडर्नाइजेशन could strengthen traditional institutions like monarchy, ठीक है। यानी कि कंजर्वेटिव मानते थे कि जो नेपोलियन ने रिफॉर्म किया है, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, टैक्सेशन रिफॉर्म, काउंसिल वगैरह उसने जो बनाया था, ये जो मॉडर्न रिफॉर्म है ये क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे मोनार्की को, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करने में, और ये सभी जो है स्ट्रॉन्ग एंड मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग जो है स्टेट पावर को मेक करेगा, ठीक है ना। अर्थात जो मोनार्की होगी क्या होगी, अगर ये रिफॉर्म होता है तो मोर स्ट्रॉन्ग बनेगी, ठीक है ना, एंड इफेक्टिव होगा। किसके वजह से मोर स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव होगा, ड्यू टू दिस मॉडर्नाइजेशन, ठीक है ना, ड्यू टू दिस मॉडर्नाइजेशन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव होगा, ऐसा कंजर्वेटिव का मानना था। मॉडर्न आर्मी जो है ज़रूरी है, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक डायनेमिक इकोनॉमी होना चाहिए, एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म होना चाहिए, ठीक है, सर्फडम जो है, ये सभी यूरोप के मोनार्कीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मॉडर्न जो मॉडर्निटी थी वो क्या था, यानी कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, जो मॉडर्नाइजेशन किया गया वो सभी मॉडर्नाइजेशन क्या थे, ठीक है, मॉडर्न आर्मी, इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनेमिक इकोनॉमी, बहुत सारा रिफॉर्म की वजह से ऐसा एस्टेब्लिश हुआ था इकोनॉमी, ठीक है, एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम, ठीक है ना, सर्फडम जो राजा के अंदर में होते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या करेंगे, ठीक है ना, ये सभी चीज़ें जो है स्ट्रेंथन ऑटोक्रेसी इन यूरोप, ऐसा कंजर्वेटिव का मानना था, और ऑब्वियसली ऐसा हुआ। 1815 में जो है यूरोपियन पावर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जैसे ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, इन्होंने जो है नेपोलियन को कलेक्टिवली डिफीट कर दिया, और वियना में ये लोग आफ्टर डिफीट ऑफ नेपोलियन, वियना में एक मीटिंग की गई, और उसमें जो है एक न्यू सेटलमेंट ड्रॉ किया गया यूरोप में, और इस मीटिंग को कांग्रेस एक ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मैटरनिक, उन्होंने इसको होस्ट किया, ठीक है ना। तो ये तो कंजर्वेटिव्स का व्यू था। तो हुआ क्या, किस तरह से न्यू कंजर्वेटिव जो है इमर्ज किया, अभी तक जो हमने पढ़ा ये क्या थे, कंजर्वेटिव क्या सोचते थे, क्या मानते थे, ये चीज़ था। एक्चुअली में ये क्रिएट कैसे हुआ, ठीक है ना, अब इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन, ठीक है ना, 1815 में क्या हुआ कि यूरोपियन रिप्रेजेंटेटिव थे, कौन कौन से, ब्रिटेन, ठीक है ना, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया,
एंड ऑस्ट्रिया। इन लोगों ने क्या किया, ठीक है, इन लोगों ने, और दूसरी तरफ, ठीक है, नेपोलियन था और ये सभी मिल करके डिफीटेड, इन लोगों ने नेपोलियन को हरा दिया। नेपोलियन को जब हरा दिया गया तो हुआ यूं कि वियना में, ठीक है, एक सेटलमेंट किया गया, ठीक है ना। ये सब लोग मिल करके जो है मिले कहाँ पे, वियना में, ठीक है ना, मेट एट वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट मतलब एक तरह से समझौता किया गया, सेटलमेंट फॉर यूरोप, यानी कि यूरोप के किस रीजन पे कौन कौन रूलर जो है रूल करेंगे। तो ये जो वियना में जो हुआ था, आपको कांग्रेस जो वियना में हुआ, ठीक है ना, सेटलमेंट, इसको किसने बुलाया था? यह जो सेटलमेंट है इसको बुलाया गया था, ठीक है ना, होस्टेड बाई, किसने होस्ट किया था? होस्टेड बाई ऑस्ट्रियन चांसलर उस समय जो प्राइम मिनिस्टर अभी के समय में होते हैं वही चांसलर कहलाते थे, ठीक है, चांसलर ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक जो है, इन्होंने बुलाया था ये वियना सेटलमेंट को इन्होंने बुलाया था। और इसमें जिसको कि हम लोग जो है ट्रीटी ऑफ वियना कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो सेटलमेंट है, दिस सेटलमेंट इज आल्सो नोन एज, वाज आल्सो नोन एज वियना ट्रीटी, वियना ट्रीटी ऑफ 1815 की वियना ट्रीटी कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या मेंशन किया गया, क्या क्या चीज़ें इसमें इस ट्रीटी में रखी गई? तो ट्रीटी ऑफ वियना 1815, इसकी जो है कुछ चीज़ें थी। पहला जो था कि बर्बन फैमिली को जो है, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया, ठीक है। तो द बर्बन फैमिली, आप लोग को याद होगा बर्बन फैमिली, 9th क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम इसके बारे में पढ़े, लुइस 16। तो बर्बन डायनेस्टी वाज रीस्टोर्ड टू पावर। फ्रांस की गद्दी पे जो है बर्बन फैमिली पुनः वापस एस्टेब्लिश हो गई। उसके बाद फ्रांस अपने टेरिटरी को लॉस्ट कर दिया, ठीक है ना, फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज एनेक्स्ड, जो भी उसने एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन के समय में जो भी टेरिटरी फ्रांस ने गेन किया था, अटैक करके उसको अपने कब्जे में किया था, वो सबको जो है उसे छोड़ना पड़ा, लॉस्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद सीरीज ऑफ स्टेट्स जो है सेटअप किए गए ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट, जो एक इम्पोर्टेंट चीज हुआ कि सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप on the French boundary to prevent, इसके लिए फ्रांस को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट फ्रांस एक्सपेंशन इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में भी नेपोलियन जैसा कोई पर्सन न आए जिसकी वजह से फ्रांस अगेन जो है राइज करना शुरू कर दे और अपनी जो सराउंडिंग
उसकी टेरिटरी है उनको अटैक करके अपने फ्रांस में मिला ले। तो इसके लिए बहुत सारे जो है स्टेट सेटअप किए गए और वे सभी लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते थे, मिल करके काम करते थे, जिससे कि फ्रांस जो है अगेन स्ट्रॉन्गर ना बने और फ्यूचर में एक्सपेंड ना कर सके। तो जैसे किंगडम ऑफ नीदरलैंड, क्या क्या किया गया नॉर्थ में, ठीक है ना, देख लो इसको एक बार कि नॉर्थ में क्या हुआ। फ्रेंच बाउंड्री की हम लोग बात कर रहे हैं। नॉर्थ में जो है किंगडम ऑफ नीदरलैंड, किंगडम ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। किंगडम ऑफ नीदरलैंड में कौन कौन से पार्ट थे, इसमें जो है इंक्लूड था बेल्जियम, बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम था मेनली इसमें। साउथ में जो है रखा गया, साउथ में जिनोवा, जिनोवा उस समय जो है एक अदर था, जिनोवा को रखा गया। वेस्ट में, फ्रांस के वेस्ट में प्रूसिया को रखा गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग उस समय था। और ऑस्ट्रिया को जो है नॉर्दर्न इटली, ठीक है ना, वेस्ट में किसको रखा गया, फ्रांस के प्रूसिया को रखा गया, ठीक है। इसके बाद जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रिया नॉर्दर्न इटली को कंट्रोल कर रहा था। ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। नॉर्दर्न इटली, ठीक है, ऑस्ट्रिया को दिया गया। इससे अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो कि हिटलर ने बहुत सारे जर्मन जो छोटे छोटे स्टेट थे उनको मिला करके जर्मन कन्फेडरेशन तैयार किया था। तो जर्मन कन्फेडरेशन के साथ किसी तरह का जो है कोई कुछ भी नहीं किया गया, यानी कि जो जर्मन कन्फेडरेशन था, जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स was left untouched, यानी उसके साथ किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं की गई, वो जो है जैसा था वैसे ही रहने दिया गया। रसिया ईस्ट में, ठीक है ना, ईस्ट में क्या हुआ, ईस्ट रसिया was given पार्ट ऑफ पोलैंड, ठीक है ना, पोलैंड को दिया गया। तो इसका मेन इंटेंशन क्या था कंजर्वेटिव्स का, और ये जो भी चीजें हुई उसका मेन क्रिएशन क्या था, मेन इंटेंशन था मोनार्कीज को रीस्टोर करना। नेपोलियन को, जो कि जिस मोनार्की को नेपोलियन ने ओवरथ्रोन कर दिया था, ठीक है, फ्रांस से और यूरोप के बहुत सारे कंट्री से, उसको अगेन रीस्टोर करना एंड एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर को यूरोप में, ठीक है, क्रिएट करना। तो मेन पर्पस हम लोग, ठीक है, लिखेंगे मेन पर्पस क्या था इसका, इन सभी चीज़ों का मेन इंटेंशन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, मेन इंटेंशन टू रीस्टोर कंजर्वेटिव का, ठीक है ना, टू रीस्टोर द मोनार्की एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, ठीक है। ये मेन जो है पर्पस था कंजर्वेटिव का। 1815 के बाद जो है कंजर्वेटिव रिजिम सेटअप होने लगे, बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी किया गया उन लोगों ने, बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी पे कंजर्वेटिव जो थे उन्होंने सेंसरशिप भी लगा दिया था, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह, बुक्स, प्ले, इन सब पे।
तो इनका जो ड्रॉबैक था कंजर्वेटिव का, ये भी हम लोग देख लेते हैं, एक तरह से लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना। ड्रॉबैक क्या था इनका, या कंजर्वेटिव का, ये लोग जो है क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट को टॉलरेट नहीं करते थे, ठीक है ना। डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, ठीक है ना। मतलब अपोजिट व्यू जो भी था, ये लोग कंजर्वेटिव पीपल जो है इसको टॉलरेट नहीं कर पाते थे। और ये लोग बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ थी, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट की, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करता था, उस एक्टिविटी पे उसको जो है बैन करना शुरू कर दिए, ठीक है ना। सेंसरशिप इम्पोज कर दिया गया, सेंसरशिप इम्पोज्ड ऑन न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स, ठीक है। ऐसे सॉन्ग्स जो कि, ठीक है ना, जो आइडिया ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम को रिफ्लेक्ट करते थे, ठीक है ना, दैट रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। ऐसे चीज़ों को ये लोग जो है बैन कर देते थे। तो इस तरह का इनका जो है बिहेवियर था। इन्होंने हार्ड जो है डिसीजन वहाँ पे सेंसरशिप इम्पोज करना शुरू कर दिया। अब हम लोग जो है इसके बाद एक जो न्यू टॉपिक हम लोग बढ़ेंगे, रिवोल्यूशनरीज क्या थे, ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग जो है 2.4 पे बढ़ते हैं। 2.4 रिवोल्यूशनरीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। दी रिवोल्यूशनरीज कौन थे ये लोग, ठीक है, और इनकी जो थिंकिंग कैसी थी। 1815 के बाद जब कंजर्वेटिव रूल्स एस्टेब्लिश होने लगा, तो उन्होंने मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है ना, ड्यू टू फियर ऑफ रिप्रेशन, ठीक है, ड्यू टू फियर ऑफ रिप्रेशन, यानी कि जो कंजर्वेटिव हैं उनको, कंजर्वेटिव पीपल जो है इन लोगों को रिप्रेस करेंगे। आफ्टर 1815 मेनी लिबरल जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए, अंडरग्राउंडेड, ठीक है ना। लेकिन ये लोग अपना जो आइडिया ऑफ लिबर्टीज है, अपने आइडियाज़ को हमेशा स्प्रेड करते रहे, ठीक है ना। सीक्रेट सोसाइटी बनने लगा, ठीक है ना, सीक्रेट सोसाइटीज एस्टेब्लिश हुई। और ये लोग क्या करते थे, सीक्रेट सोसाइटीज जो है एस्टेब्लिश हुए ऑल ओवर यूरोप। और रिवोल्यूशनरीज आइडिया को, ठीक है ना, सीक्रेट सोसाइटीज ये लोग एस्टेब्लिश्ड बाय सोसाइटीज एस्टेब्लिश्ड बाय रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेडेड देयर आइडिया। अपनी आइडिया को इन्हीं जो सीक्रेट सोसाइटी हैं उसके थ्रू ये लोग स्प्रेड करते थे। बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरीज थे, ठीक है ना, ये लोग अपने जो कमिटमेंट है, ठीक है, कमिटमेंट टू फाइट फॉर लिबर्टी कंटिन्यू रखा, ठीक है ना, ठीक है। तो उस समय
1815 के टाइम में रिवोल्यूशनरीज मिंट, इसका मतलब था कमिटमेंट, ठीक है, कमिटमेंट टू फाइट फॉर लिबर्टी, ये लोग अपनी लिबर्टी के लिए कमिटमेंट थे। और इन्होंने जो है एक बहुत सारे नेशन स्टेट लाइक जो क्रिएशन है उसको नेसेसरी पार्ट समझा, ठीक है। तो ये लोग जरूरी समझते थे कि नेशन स्टेट क्रिएट होना चाहिए अपने स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम के लिए। ऐसा ही जो है एक रिवोल्यूशनरिस्ट था जिसका नाम था गुजेप मैजिनी, ठीक है ना, गुजेप मैजिनी, ये भी जो है एक रिवोल्यूशनरी था, ठीक है ना। और इसने ये कहाँ पे जन्म लिया था, ठीक है ना, गुजेप मैजिनी बोर्न इन जिनोवा हुआ था इन 1807 में ये बोर्न हुआ था। और ये एक तरह से एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था। गुजेप मैजिनी जो है अ मेंबर ऑफ कार्बोनरी, ठीक है, सीक्रेट, ये कार्बोनरी जो है सीक्रेट सोसाइटी थी एक। मैजिनी ने भी बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। जब वो यंग था तो उसको एक्साइल कर दिया गया था 1831 में, एक्साइल्ड इन 1831 at in the age of 24 ईयर के एज में इसको जो है एक्साइल्ड कर दिया गया था 1831 में, ठीक है। किस लिए? फॉर अटेम्प्टिंग रिवोल्यूशन इन लिंगुरिया उस समय जो है पार्ट था यूरोप का, उसमें जो है लिंगुरिया में इसने रिवोल्यूशन किया, उसके बदले में इसको जो है एक्साइल कर दिया गया था। तो फिर ये अंडरग्राउंड हो गया, और अंडरग्राउंड होने के बाद इसने जो है 2 सीक्रेट सोसाइटी एस्टेब्लिश करी, ठीक है ना। तो 2 फाउंड इसने जो गुजेप मैजिनी है 2 लिखते हैं, गुजेप मैजिनी established 2 सीक्रेट सोसाइटी। कौन कौन से सीक्रेट सोसाइटी इसने एस्टेब्लिश किया? और इसका 2 सीक्रेट सोसाइटी क्या क्या थे? एक था यंग इटली इन मर्साइलिस जो है विलेज था, ठीक है ना, मर्साइलिस में किया। और दूसरा जो है यंग यूरोप इन बर्न अभी स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। तो 2 जगह, मर्साइलिस फ्रांस में है, मर्साइलिस में यंग इटली फाउंड किया इसने, और बर्न में यंग यूरोप एस्टेब्लिश किया। उसके बाद जो है वो ऐसा मैजिनी बिलीव करता था कि जो नेशन है, गॉड ने नेशन को एक मैन काइंड के नेचुरल यूनिट के रूप में बनाया है, ठीक है ना। इसका जो बिलीफ था इसका कि गॉड, यानी कि इस तरह से लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, मैजिनी बिलीव्ड that God had intended nation
to be the natural units of मैनकाइंड। ह्यूमन के लिए जो है नेशन एक नेचुरल यूनिट है, ऐसा इसका जो है बिलीफ था, मानना था। सो इटली कुड नॉट बी अ पैच वर्क ऑफ ए स्मॉल स्टेट एंड किंगडम, ऐसा इसका मानना था कि इटली जो है बहुत सारे स्मॉल स्टेट और किंगडम का एक मिला मिक्स रूप नहीं होना चाहिए। इसका मानना था कि इटली को एक एज अ नेशन डेवलप होना चाहिए। तो उसने जो है एक यूनिफाइड रिपब्लिक के रूप में एस्टेब्लिश करने की कोशिश करने लगा। ठीक है, तो इसकी जो थिंकिंग थी वह उसने सोचा कि इटली को एक स्मॉल स्टेट्स में नहीं होना चाहिए, स्मॉल स्टेट्स के रूप में एक मिक्स नहीं होना चाहिए, एक यूनिफाइड रिपब्लिक के रूप में एस्टेब्लिश होना चाहिए। और ये जो आइडिया है दिस, ठीक है ना, यूनिफिकेशन एलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, ऐसा इसका मानना था। ठीक है ना। मेजनी रिलेंटलेस अपोजिशन, जो मोनार्की का रिलेंटलेस अपोजिशन कर रहा था और उसका जो विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड कंजर्वेटिव्स को उसने जो है इससे डरा दिया। एंड मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम, ठीक है ना। तो एक तरह से कर सकते हैं कि जो मेजनी रिलेंटलेस opposition to monarchy and his vision of democratic republic frightened मतलब जो है डराना, frightened द कंजर्वेटिव, जो कंजर्वेटिव 1815 के बाद एस्टेब्लिश हुए थे वो लोग इससे डरने लगे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वह इटली के यूनिफिकेशन की बात करने लगा। जो मैटरनिक है, ड्यूक मैटरनिक, इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। ड्यूक मैटरनिक डिस्क्राइब्ड मेजनी एज द मोस्ट, ठीक है, द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ आवर सोसाइटी, ऐसा जो है मेजनी के बारे में ड्यूक मैटरनिक ने कहा। क्यों? क्योंकि वह उन कंजर्वेटिव को अपोज करना शुरू कर दिया। ठीक है, ओके। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, 2 टॉपिक हमने कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है अगेन नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।